डर के बारे में बात करने से पहले हनुमान चालीसा। अब देखिए, हम सबको हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम सब के भीतर कई तरह से डर होते हैं और वो डर हमें विरासत में मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें सिस्टम और उसमें ज़िंदगी की असुरक्षाएँ भरती चली जाती हैं, उस डर को बहुत बड़ा करती जाती हैं। तो निश्चित रूप से एक दौर ज़रूर था कि भूत का बहुत डर लगता था और अब नहीं लगता है। लेकिन इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि भूत नहीं होता है, लेकिन भूत का डर लगता है और कुछ लोग इस भूत के डर से छुटकारा पा जाते हैं। उसमें मैं ज़रूर एक समय में बेल के पेड़ के नीचे से गुज़रता था तो लगता था कि भूत बैठा है, और फिर तो उनसे लोहा लेने के एक ही इष्ट हैं बजरंगबली जी, तो उनका आह्वान करता था तो एक ताकत आती थी कि इससे हम पार कर सकते हैं। तो जब भी बेल के पेड़ के नीचे दौड़कर पार किया तो पार करने के बाद हमेशा लगा कि नाहक ही डर गया था। दौड़ के आराम से भी पार किया जा सकता था, अगर भूत होता तो दौड़ते हुए भी पकड़ सकता था। मेरे ख्याल से वो उसेन बोल्ट से भी तेज़ भागता होगा भूत, लेकिन वो भूत ने मुझे कभी पकड़ा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह के भूत बड़ा कर लेते हैं, स्टेट का भूत बड़ा कर लेते हैं, और उसकी कुछ वजह भी होती हैं। आज की दोपहर जब होने वाली है और इतने पब्लिक में मैं डर के बारे में बात करूं तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बात करूं। क्या मैं डर के बारे में बात करूं या इस तरह से बात करूं कि डर के बारे में बात करते हुए आपको हंसी भी आए। ये ज़रूर था कि जब आप कमज़ोर छात्र होते हैं तो समाज डर भरता है आपके भीतर कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। घर वाले डर भरते हैं, परीक्षाओं का डर भरता है। अप्रैल और मार्च का महीना आता था तो झुरझुरी सी होने लगती थी कि ये महीना क्यों आता है मेरे लिए, और साल में ये 2 महीने इसलिए आते हैं मुझे डराने के लिए कि अब बोर्ड के इम्तहान होने वाले हैं, अब तो तुम्हें पास करना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो बहुत से लोग इस देश में आज भी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिससे आप डरते हैं। पिता का डर सबसे बड़ा डर होता है, उनके डर के कारण आप बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का जोखिम भी उठाते हैं। तो वो डर एक चैलेंज होता है। बहुत से लोग अपने पिता के डर को चैलेंज के रूप में लेते हैं, उसको क्रॉस करते हैं और ज़िंदगी में कुछ नया कर जाते हैं। चाहे वो फिल्म की दुनिया में जाने वाले हों, चाहे क्रिकेट की दुनिया में जाने वाले हों। तो अगर जिस किसी ने भी पिता के डर को क्रॉस कर लिया, उसे फिर डर को क्रॉस करना आ जाता है। वक्त लगता है लेकिन वो धीरे धीरे करने लगता है। तो हम सब के अपने अपने तरीके होते हैं कि पिता के डर को आप कैसे क्रॉस करेंगे। वो डर हमने अपने लाइफ में क्रॉस करने की कोशिश की। भले ही उन्हें शाम के वक्त फिल्में देखना बुरा लगता था तो मैं सुबह के वक्त फिल्में देखता था, और वो तब जब सुबह के वक्त की फ़िल्मों की छवियां बहुत ख़राब होती थीं। मॉर्निंग शो मतलब कुछ और होता था, लेकिन तब भी मॉर्निंग शो में कुछ अच्छी फिल्में लगी होती थी तो मैं दोपहर से पहले देख आता था। तो बहुत तरह के डर हैं। अगर आप डर के बारे में प्रोसेस की बात करें तो मैं एक बहुत ही डरने वाला व्यक्ति रहा हूं, और शायद ये अभी भी है। क्या आपको याद है कि ज़िंदगी में पहला स्वाद जो डर का था वो आपने कब चखा था? ये परीक्षा के भूत से पहले परीक्षाओं के दौर में मैं अक्सर पटना में गंगा नदी के किनारे चला जाया करता था। माँ गंगा ने कभी नहीं बुलाया, लेकिन मैं चला जाता था क्योंकि मुझे डर लगता था और मुझे गंगा को देखना बहुत सुंदर लगता था। और गंगा मेरी ज़िंदगी का और मेरी स्मृतियों का बहुत अहम हिस्सा है। पटना में तब वो काफ़ी चौड़ी हुआ करती थीं और उनकी लहरें और उन पानी का जो रफ्तार है। आज एक जहाज़ की बहुत चर्चा है, विलास, लेकिन उस वक्त हम भी अपने गांव से इसी तरह के जहाज़ से पटना आया करते थे, और उसमें बाकायदा गाय के लिए चारा वगैरह लाद कर हमारे घरों के लिए आता था, अनाज आता था गांव से जब हम शहर के लिए आते थे।
लेकिन एक नाता था और तो दोपहर के वक्त नाव में बैठ जाता था। तो ऐसे ही किसी वक्त और बीच धार में जाकर नदी का पानी पीने का एक अपना जुनून सा, तो उसी प्रोसेस में एक बार नाव ज़्यादा हिल गई और नाव बहुत छोटी थी। तब से एक डर समा गया कि पानी में डूब जाने का डर। तो जब पटना से जो दिल्ली आने वाली ट्रेनें हैं वो बिहार में कई नदियों को पार करती हैं। जब सोन नदी को पार करती हैं तो उसकी जो गड़गड़ाहट है, keep all the hisab, so you out of books to read. So just I'm reeling the message now. Thank you so much. No, I write more unless I have ideas. I don't write. लिखा हो। It is not that बहुत गरजती है, ऐसा लगता है कि नदी चिल्ला रही हो कि अभी वो इस पुल को लेकर और ट्रेन को पकड़कर वो अपने भीतर समा लेने वाली है। तो वो एक डर है, वो बहुत ज़्यादा स्पार्क करता है। लेकिन फिर जैसा कि है कि जब वो ट्रेन पार कर जाती है तो लगता है कि अब दिल्ली पहुंच जाएंगे, बक्सर निकल गया है। दो बातें हैं। एक, अभी आपने कहा कि आपको बीच धार में, गंगा की बीच धार में जाकर पानी पीने का जुनून था। वो जुनून अच्छा लगता था, पानी बहुत साफ मिलता था वहाँ। तो जिंदगी की धार में जाके, डर की बीच धार में जाके खड़ा होने का जुनून भी आपको है? मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मेरे किसी जवाब को सुनते हुए ये धारणा बना लें कि मैं कोई लौह पुरुष हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी छाती का नंबर 56 इंच तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं इंच वाला सीना नहीं रखता हूँ, मैं दिल वाला सीना रखता हूँ। जो अपने सीने को मीटर से नापते हैं और इंचों में नापते हैं, वो इंसान को इंसानियत से नहीं समझते हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बहुत डरता हूँ हर चीज़ से, बहुत सारी गलतियों की आशंकाओं से कि ये गलती हो जाएगी, इसका बिल ले रहे हैं, इसको संभाल कर रखना चाहिए। और हमारा सिस्टम, हमारे कानून, हमारे नियम इस तरह से बने हुए हैं रवि कि आप सीधा रास्ता भी चलें तो गुंजाइश है कि आपसे गलती हो जाए। और जब स्टेट जो है उसे मालूम है कि उसने गलती करने के जाल बिछाए हैं, ये आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लीजिए कि गलती करने के बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं और उसकी वो गलत है, इसकी व्याख्या का अंतिम अधिकार सरकार के पास है। तो वो उन गलतियों का पर नज़र रख रही होती है कि आपके कदम कहाँ पड़ेंगे कि जिसे वो गलत बताकर आपको हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। हमेशा का मतलब 2 महीने भी होता है और 2 साल भी होता है। अगर आप सिद्दीक कप्पन से पूछेंगे तो हमेशा का मतलब 26 महीने से ज़्यादा होता है। अगर आप उमर खालिद से पूछेंगे तो उस हमेशा का मतलब पता नहीं कब तक होगा। अगर आप नताशा नरवाल देवांगना से पूछेंगे तो उस हमेशा का मतलब शायद 1-1.5 साल के बाद, या सफूरा जरगर से पूछेंगे तो पेट में बच्चा है, इसके बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रख दी गई है। तो हर किसी के लिए ये जो हमेशा है वो हमेशा नहीं होता, उसका ड्यूरेशन, उसकी अवधि बहुत अलग अलग होती है। और ये जो डर है जो दूसरे के जीवन में घट रहा होता है वो आपके जीवन में घटने लग जाता है। आप बेंगलुरु की उस लड़की को याद कीजिए, अमूल्या नाम था, जिसने दोनों मुल्कों के जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए तो पब्लिक ने इतना भय क्रिएट किया कि पब्लिक के दबाव से बाप ने अपनी बेटी को डिजोन कर दिया, कह दिया कि मेरी बेटी से मेरा कोई नाता नहीं है। और वो 100 दिनों से ज़्यादा जेल तक रहती है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट तक नहीं पेश हो पाती है और वो फिर रिहा की जाती है। तो मालूम नहीं कि इस डर को, ये डर मेरा है या अमूल्या का है, या अमूल्या का डर मेरे भीतर है, या आपके भीतर का जो डर है वो मेरे भीतर है, या मेरे भीतर जो डर है वो आपके भीतर है। आप सब जो लोग सुन रहे हैं सबके भीतर कई प्रकार के डर हैं। और इस डर में जो स्टेट का डर है वो आज इतना बड़ा हो गया है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बोलना आउटसोर्स कर दिया जाए। मैं बोलूँ तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं 1000 लोगों के डर को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। तो मैं खुद अपने कारणों से, अपनी कमजोरियों से डरा तो हुआ ही हूं, मैं आपके बदले भी डर रहा हूं। तो एक आदमी अगर 1 लाख आदमी के बदले डरेगा तो उसके भीतर का जो डर है उसके अस्थि पंजर को हिला देगा, उसकी रातों की नींद छीन लेगा और उसके शरीर में जहाँ तहाँ से दर्द होने लग जाते हैं। डॉक्टर त्रेहान बैठे हैं, मैंने उनसे कहा कि कई बार लगता है कि सर मैं आपके पास आकर पहले ही स्टेंट लगवा लेता हूँ, कई बार लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो मेरे में पहले ही आप स्टेंट लगा दीजिए ताकि वो मैं झटका झेल लूँ। तो वो होता है।
रातों को नींद नहीं आती है, दोपहर तक ऐसा लगता है कि अधमरा सा पड़ा हुआ हूँ और कोई ऐसा वाकया हुआ है। आप जैसे दिल्ली में जो लड़कियाँ बैठी हैं कुश्ती वाली, वो कितनी ताकतवर लड़कियाँ हैं। हम में से आधे लोगों को जो यहाँ पर है 72 इंच वाले को आधे सेकंड में वो ऐसे ज़मीन पर पटकेंगे कि 72 महीने तक नहीं उठ पाएंगे। 56 इंच वाले की भी तो छोड़ दीजिए आप। हाँ, लेकिन आप देखिए कि वो जो लड़कियां जिस व्यक्ति के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, उसका नाम लेने में भी डर लगता है, और डर लगना भी चाहिए। इतना आसान नहीं है। उनके इलाके में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि वो डर कितना बड़ा है। आप फिर भी सरकार का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर उनके इलाके में ज़रा बोल कर दिखाइए। तो इसलिए 3 दिन 4 दिन लग गए, और उन लड़कियों को जिनके मेडल जीतने पर आपको गर्व वगैरह हो जाता है, और आप एक आइसक्रीम ज़्यादा खा लेते हैं उस दिन, और कैलोरी की भी चिंता नहीं करते हैं। आज आपके भीतर कैलोरी का एहसास नहीं है, क्योंकि आप फील नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही उस कैलोरी को आप पकड़ेंगे, आपको उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बृजभूषण सिंह, बोलना पड़ेगा बृजभूषण सिंह। और आप उस इलाके में जाकर जब आप बृजभूषण सिंह बोलते हैं, तो आप अपने भीतर की तमाम तरह के डरों से लड़ते हुए बोलते हैं, ये जानते हुए भी कि आपको कोई बचाने नहीं आएगा। तो ये हमारा देश है जहां पर किसी को भी, आप में से किसी को भी, मुझे भी फर्जी केस में फंसा देने का इस स्टेट को जरा भी शर्म नहीं है। उसे कभी नहीं लगता कि ये अनैतिक है, ये गलत है। उसे लोगों ने ही मान्यता दी हुई है कि आप किसी को फंसा दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये तो पहले भी होता था, जैसे अब होना जायज़ है। तो इस तरह से ये जो एक स्टेट का डर है, अब वो मेरा अपना डर है। जो मेरे भीतर का जो डर था, वो बहुत सारा डर निकला भी है लिखते लिखते एक प्रोसेस के दौर में, लेकिन उसके हिस्से रह जाते हैं। रवि, आप कभी भी अपने बचपन की कमज़ोरियों, स्मृतियों से आप वापस नहीं निकल पाते हैं। जो सामाजिक ताने होते हैं, जो लड़कियों को अच्छी तरह से पता है कि उनकी स्मृतियों में ऐसे कितने ताने, कितनी यादें दर्ज हैं, और वो समय समय पर मौसम के साथ जब रुत बदलते हैं, जब कोई व्यक्ति उनके सामने अलग अलग तरह का खड़ा होता है, तो उन यादों से टकराती हैं। तो हमने एक सुरक्षित समाज नहीं बनाया। सुरक्षित समाज अगर हम बनाते तो उसमें बहुत सारे आश्वासन होते, और सबसे बड़ा आश्वासन ये होता कि जो राज्य है जिसके लिए हम खड़े होते हैं, जिसके लिए हम जीते मरते हैं, वो हमें आश्वासन देता कि आपके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन जब स्टेट सबसे ज़्यादा गलत करने वाला एजेंट बन जाए और गलतियों का साथ देने वाला एजेंट बन जाए, तो ज़रूर कहना चाहिए कि मुझे डर लगता है। और अगर आप जब नहीं कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, इसका मतलब है कि फिर आप उस स्टेट का पार्ट हैं, उस एजेंसी का हिस्सा हैं, तभी आपको डर नहीं लगता है।